हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज का ये जो नया टॉपिक है वह है एंटी मलेरियल ड्रग। और इस नए टॉपिक के पहले पार्ट में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मलेरिया। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हम यानी कि इंसान किनके सामने अगरबत्तियां जलाते हैं? तो आपका आंसर होगा भगवान के सामने। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन यहां पर रिक्वायर्ड है। आज के डेट में हम भगवान के साथ साथ इन मच्छरों के लिए भी अगरबत्ती जलाते हैं। एक भगवान को बुलाने के लिए, खुश करने के लिए, और दूसरा इस तरह के मच्छर को भगाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो भगवान के पास पूजा करने के लिए ये नॉर्मल से इंसेंस स्टिक होंगे, अगरबत्तियां होंगी, लेकिन मच्छर को भगाने के लिए भगवान जाने कितने सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। ये उनमें से एक फास्ट कॉइल है, इन सब का यूज होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाई ले रहा हूं ताकि आगे आने वाले समय में इनके बारे में हम जान सकें। तो ये फास्ट कॉइल भी मच्छर को रिपेल करने के लिए है। ये अगर इस तरह के क्रीम की बात करते हैं ओडोमॉस वगैरह की, तो ये भी आपके मॉस्किटोज को रिपेल करने में मदद करेंगे। इससे काम नहीं चलेगा तो आपको ट्रेडिशनल मेथड पे जाना पड़ेगा, फ्यूम करना पड़ेगा इस तरह के कॉइल्स को जला करके। और अगर आप बात करते हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल को कम करने वाले स्टिक्स की, तो फिर इस तरह के कई चीजों को मार्केट से यूज करना पड़ेगा। और इससे भी अगर काम नहीं चलता तो ऐसे कई चीजें आपके मार्केट में हैं जो कि मस्कीटो को रिपेल करके आपको प्रोटेक्ट करती है। कभी आपने सोचा कि इतने सारे वैरायटीज प्रोडक्ट के मच्छर के लिए क्यों है? क्योंकि ये जो मच्छर है वो आगे जाकर के मलेरिया कॉज कर सकता है और किसी न किसी कारण से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये जो टॉपिक है मलेरिया, और इसके साथ साथ जो भी टॉपिक के अंदर ड्रग हम यूज करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि जो टॉपिक है मलेरिया का वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। किसको छोड़ना है, किसको रखना है, ये सोचना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा ये पार्ट बाकी के पार्ट की तुलना में लंबा जाएगा। लंबा मतलब इसके काफी सारे पार्ट्स बनेंगे। सो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इसके पूरे पार्ट्स देखें। और इसके लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जिसमें आप आज के व्हाइट बोर्ड सेक्शन में जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं ऑनलाइन और उनका स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इन सब के बाद शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमको पढ़ना है एंटी मलेरियल ड्रग। तो ये जो एंटी मलेरियल ड्रग है पहले इसके बारे में जानते हैं। यहां पे देखिए एंटी मलेरियल ड्रग यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि मलेरिया के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। यहां पे हमको फर्स्ट फार्माकोलॉजी को रिवाइज करना होगा। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी ड्रग का डेफिनेशन क्या कहता है? ड्रग एक ऐसा केमिकल मॉइटिस है, इसका सोर्स चाहे नेचुरल हो या कोई भी हो, जिसके यूज हम लोग बात करें तो उनका प्रिवेंशन डिजीज डिसऑर्डर के, उनके ट्रीटमेंट या तो फिर उनके डायग्नोसिस के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक जो है मॉस्किटोज, उसके ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, उसके मेथड के बारे में बात करेंगे। तो हमको तीन चीजों को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे कि कैसे आप अपने आप को प्रिवेंट करते हैं मॉस्किटोज के बाइट होने से पहले ही, यानी कि उसको आप बाइट होने ही नहीं देंगे। और इसके अंदर ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो आपको डेमो दिखाया, मच्छर अगरबत्तियां दिखाई, ओडोमॉस दिखाया, कॉइल दिखाया, मच्छरदानियां हम लोग यूज करते हैं, वो उन्हीं में से एक मेथड है। अगर मच्छर काट भी दिया तो उसके बाद कंफर्म करना है कि कोई शिवरिंग हो रही है, बुखार हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहे हैं या इसके मलेरिया के लाइक सिम्टम दिख रहे हैं, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा और वो डायग्नोसिस के अंदर आ जाएंगे। फाइनली जब आप कंफर्म होते हैं कि यू आर हैविंग मलेरिया तो आपको उसके ड्रग के बारे में जानना होगा। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का पार्ट केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि जो मलेरिया वर्ड है उसका डेरिवेशन कैसा हुआ। ये एक इटैलिक वर्ड है जिसमें अगर हम ब्रेक करते हैं मलेरिया को, हमारे पास दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स आ जाएंगे। पहला वर्ड होगा मला और इसका मतलब होता है बैड यानी कि गंदा। और अगर हम इसके दूसरे वर्ड के बारे में बात करेंगे एरिया, तो उसका मतलब होता है एयर यानी की हवा। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन करके आएगा बैड एयर यानी कि गंदी हवा की वजह से होने वाली बीमारी। ये एक पुरानी कहानी है जिसके पीछे इसका नाम पड़ा, वो हमने आपको बताया ड्यू टू बैड एयर की वजह से। ये जो मच्छर के कारण से, गंदगी के कारण से फैलने वाली बीमारी है, दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज अ बैड एयर बोर्न डिजीज। तो ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन ऑफ वर्ड। अगर हम बात करते हैं कि ये कॉज कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज को इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉज करने के पीछे तो कई सारे ऐसी चीजें हैं, लेकिन उस कॉज को जन्म देने वाली कई चीजें हैं जिनमें है मेन हाइजीन। आपके आसपास गंदी जगह में पानी भर जाना, प्रॉपर वेंटिलेशन का ना हो पाना, हाइजीन का मेंटेन ना कर पाना, ये भी कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं मलेरिया के कॉज को। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कॉज बाय प्रोटोजोआ, दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस फार्माकोलॉजिकल टर्म। प्रोटोजोआ की मदद से ये मलेरिया की प्रॉब्लम होता है और उसमें से भी जीनस के बारे में बात करेंगे तो वह है आपका प्लाज्मोडियम। सो कह लीजिए कि ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जिसके पीछे का रीजन अगर मैं बात करूं तो आपका प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम के भी
अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं। इनके अलग अलग तरह के स्पीसीज होने के कारण से इनकी जो सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा सीवियर से लेकर के माइल्ड से लेकर के लो तक हो सकती है। इनके रीलैप भी अकर हो सकते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है 24 आवर 72 आवर ये भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इनको हम देखेंगे एक एक करके डिटेल से, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन ये चीजें बेसिक्स हैं इसलिए हम इनको पहले कवर करेंगे। सो देखिए ट्रांसमिट कैसे होता है। कॉज तो हो गया आपके प्लाज्मोडियम की वजह से। ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिट का मतलब क्या है? अगर आप जनरल व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको यही कहेगा कि एक मॉस्किटोज की वजह से यहां से फैलते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में अगर आप घुसते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक कैरियर बस है जो यहां से वहां ली करके जाते हैं। उनमें जो जेंडर स्पेसिफिक मॉस्किटोज है, ये जो कम्युनिकेशन है इनका जो ट्रांसमिशन है वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज के द्वारा। ये सबके सब जानते हैं फिनोमिलीज, ये जो हम लोग बात करें फिनोमिना का, वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ अलग तरीके के हिडन कॉज में, तो ये भी एक देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है और उस मलेरिया के केस में भी वो किसी और व्यक्ति को ब्लड डोनेट करता है, तो डेफिनेटली उसके ब्लड में जो पाए जाने वाले पैरासाइट हैं, मॉस्किटोज के जो पैरासाइट डिटेक्ट किया गया है, प्लाज्मोडियम वगैरह वहां पे पाए जाते हैं, ये उस व्यक्ति को भी पहुंच जाएंगे जिसको इसने ब्लड डोनेट किया है। अगर हम बात करते हैं इसके वर्टिकल ट्रांसमिशन की, तो आप पाएंगे कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के केस में उसको मलेरिया होता है, तो ये जो मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मोडियम है वो आपके प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक भी मूव कर सकता है। तो ये कुछ तरीके हो गए जिसके कारण से एक मलेरिया के कारण से जो प्रॉब्लम हो रही है वो अब किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये हो गए कुछ बेसिक्स ट्रांसमिशन इनके। अगर हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट मलेरिया के जो स्पीसीज हैं जो कॉज कर सकते हैं पैरासाइट के, वो क्या क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंगली आप मलेरिया के सिम्टम्स को समझ पाएंगे। इनके होने वाले जो आपके सिम्टम्स के साथ साथ और कंडीशंस के वर्सटाइल होने की पॉसिबिलिटीज है इनको समझ पाएंगे। ये रिलैप होंगे या रिलैप नहीं होंगे ये भी समझ सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल क्या है ये भी आप इन्हीं से समझ पाएंगे, और आगे आने वाले पार्ट्स में इन्हीं के अकॉर्डिंगली ड्रग का यूज भी होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट की, तो पहला आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जिसकी वजह से डेथ होती है उनमें से एक कारण ये है। इसी की वजह से जो अकरेंस ऑफ डेथ है वो काफी सारे जो पुअर सैनिटाइजेशन वाले स्पेस हैं, गांव हैं, जहां पे इस तरह की जागरूकता नहीं है, ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके इस प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की कुछ इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई बातें भी हम देखते चले। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म। जो मलेरिया है और आप आगे जो 4 पॉइंट और भी देखेंगे, इन सब में जो सीवियर फॉर्म है वो यही है, प्लाज्मोडियम का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैल्सिफेरम के फॉर्म में। दूसरा, इसको हम बोल सकते हैं मैलिग्नेंट टर्शियन। अब ये क्या वर्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जानना चाहिए एमसीक्यूज के फॉर्म में। मैलिग्नेंट का मतलब जानते हैं जिस किसी भी डिजीज का जो फॉर्म है वो थोड़ा सीवियर हो सकता है, काफी ज्यादा परेशान करने वाला होता है, उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं मैलिग्नेंट। या जो समय के साथ साथ और ज्यादा दिक्कत कॉज करने लग जाए, जिसकी संभावना और आपको प्रॉब्लम में डालती जाए, बढ़ती जाए, इसके लिए हम कई बार साइमल्टेनियसली ये वर्ड यूज करते हैं। दूसरा जो वर्ड लिखा है टर्शियन, इसका मतलब आप यहां पे पहुंच पाएंगे। टर्शियन का मतलब होता है 3, तो ये तीसरे दिन के अकॉर्डिंगली आप इसकी कुछ एक्टिविटी को देख पाएंगे। सो यहां पे तो ये समझ लीजिए मोस्ट सीवियर फॉर्म विच इज अ मैलिग्नेंट टर्शियन, और इसके पीछे जो मैंने लिखा हुआ 90% डेथ अगर किसी की मलेरिया से होती है तो उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल टाइप होता है वह है यही आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अगर हम बात करें कि जो पैरासाइट है वो लाइफ साइकिल में कितने देर तक सर्वाइव कर सकते हैं या इनके लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है, टाइम्स की आवश्यकता होती है, तो देखिए ये पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के लिए ही हैं पूरे। पैरासाइट इन आरबीसी रिक्वायर्स 48 आवर्स, ये टाइम बिल्कुल नोट करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एक अपनी लाइफ साइकिल को प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम को पूरा करने के लिए 48 आवर की आवश्यकता होती है। एंड रप्चर एवरी 3rd डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली, क्योंकि सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं। हर तीसरे दिन ये रप्चर होते चलते हैं, यानी कि तीसरा दिन हुआ रप्चर हो गया, और इसी कारण से हमने यहां पे टर्शियन वर्ड को यूज किया हुआ है, यानी कि हर तीसरे दिन के रिस्पेक्ट में। रिजल्ट इनटू फीवर, जब इस तरह के प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आपके बॉडी में एंटर करेंगे, अब आप उसके लिए होस्ट बन चुके हैं और ये आपका पैरासाइट बन चुका है। सो आपकी बॉडी में हर चीज को यूटिलाइज करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल मेथड, चाहे वो कोई और तरीके की एक्टिविटी हो, इन सब के लिए वो आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो पहला सिम्टम होगा इसका फीवर। और जहां तक मुझे अंदाजा है आप में से काफी लोगों को कभी ना कभी लाइफ टाइम मलेरिया तो हुआ ही होगा।
इवन आई हैव फेस्ड मलेरिया सो मेनी टाइम्स। तो इसका सिम्टम्स आपको अच्छे से मालूम है, और जिस किसी भी डिजीज को या डिसऑर्डर को हम समझ चुके होते हैं, फील कर चुके होते हैं, उनके बारे में लॉजिकली हम काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मलेरिया की शुरुआत में आपको थोड़ा सा कपकपी आना शुरू होगा, ठंड लगना शुरू होगा, फिर बुखार आना शुरू होगा, रुक रुक के बुखार आना और जाना चलता रहेगा। आपको हल्का हल्का सर दर्द हो सकता है, खाने की इच्छा नहीं होगी, आपकी भूख मिट जाएगी, और आपको वोमिटिंग का भी एहसास होगा, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नोजिया, और समटाइम ये कन्वर्ट हो सकता है वोमिटिंग में। और इसके कारण से आपकी बॉडी में पेन भी जनरेट होगा, बहुत सीवियर टाइप का पेन होगा, बॉडी एक होगा, जैसा लगेगा कि आपकी बॉडी टूट रही है। ये सारे सिम्टम आप मलेरिया के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए लाइफ साइकिल कंप्लीट तो हो गया, फीवर भी हो गया। इसके बाद इन लेटर स्टेज ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, आगे अगर इनका लाइफ साइकिल हम देखेंगे आने वाले पार्ट्स में, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करने के लिए काफी सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरते जाते हैं। मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल जो कैरियर हैं, फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है, तब इनके अंदर से सलाइवा से जो आपके पैरासाइट पहुंचते हैं, वो आगे जाकर के ब्लड में, लीवर में, फिर आपके इरिथ्रोसाइट में उसको इंचर करना, रप्चर करना, ये काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू गुजरते रहते हैं। फिर किसी और के बॉडी में पहुंचते हैं, वहां से कंप्लीट होकर के फिर किसी और में मूव करते रहते हैं। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो अकॉर्डिंगली आगे जाकर के लेटर फेज में ये आगे जाकर के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं, और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऑफ पैरासाइट आगे जाकर क्या होगा, द इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट गेट सिक्वेस्टर्ड इन कैपिलरीज। इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ड है सिक्वेस्टर्ड, इसका मतलब ये है कि आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक जगह पे वो छिप जाएंगे, एक कोने पे आ जाएंगे। और इसको अगर हम साधारण भाषा में बात करने लगे, वर्ड टू वर्ड को चेंज ना करें, तो देखिए सिक्वेस्टर्ड इन कैपिलरी मतलब ये होता है कि आगे जाकर के पैक हो जाएंगे कैपिलरी ऑफ टिश्यूज में। पैक हो जाएंगे कैपिलरी ऑफ टिश्यूज में का क्या मतलब है, हमारी ब्लड के जो फ्लो हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। आपने देखा एक आयोर्टा भी हो सकता है, सुपीरियर वेना केवा भी होंगे, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी होंगे, और उससे भी छोटी होगी पतली पतली कैपिलरीज जो हमारे बाल के साइज के आकार के आसपास होता रहता है। तो इनमें अगर इस तरह के जो आरबीसीज हैं वो सिक्वेस्टर्ड होकर पहुंच जाएंगे, तो वो पैक कर देगा, उसको एक प्रकार से जाम करने जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। नॉट एग्जैक्टली बट उसी के जैसा फेस करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो दिस रिजल्ट इनटू टिश्यू एनोक्सिया। जब कभी भी मान लेते हैं कि एक ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, और इसमें से ब्लड मूव कर रहा है, सपोज अगर आपके जो आरबीसी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे थे वो डिस्ट्रक्टेड हो गए आपके इसी पैरासाइट की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं रप्चर हो रहा है, तो ये जब रप्चर होकर एक जगह पे जमा जाएंगे तो यहां से ब्लड का फ्लो प्रॉपरली उतनी तरीके से नहीं होगा। तो ब्लड जो कि अपने साथ एक ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है, ताकि उसको थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू पार्ट तक ड्रॉप आउट कर सके, और वो टिश्यू इस ऑक्सीजन को अपनी बेसिक एक्टिविटी के लिए, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए यूज कर सके। लेकिन अब वो होगा नहीं, क्योंकि ये आपको पैक कर दिया गया है, चोक कर दिया गया है, जिसकी वजह से टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और इसी को हम बोलते हैं एनोक्सिया। और इस तरह के जो एनोक्सिया है वैसे तो काफी सारे टिश्यूज में हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो इनका एक्शन देखने को मिलेगा वो आपके सेरेब्रल पार्ट में देखने को मिलेगा, आपके मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, और इसकी वजह से फिर सीवियर प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। आगे जाकर के अगर हम बात करें तो ये है। अब यहां पे एक इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि ये रीलैप डज नॉट अकर्स। इनका जो रीलैप है यानी कि दोबारा वापस आ जाने वाला केस है वो जनरली देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इट हैज नो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज यानी कि लीवर में जो हिपेटोसाइट सेल हैं उन पे पाए जाने वाले स्टेज इसके नहीं है, इसलिए इनकी जो रीलैप होने की संभावना है वो कम है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे जब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आपसे रहेगा कि थोड़ा सा होमवर्क आप भी क्या करें, जिस टर्म्स के बारे में अगर आपको क्लियर नहीं कर पाते हैं या आपको डाउट है तो आप गूगल से टर्म्स को सर्च करें, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली बिल्ड करता हुआ चलें। पैरेलली काम करेंगे आप भी और मैं भी, तो जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो हमारा जो दूसरा टाइप है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हमने देखा फैल्सिफेरम, अब हम बात करते हैं वाइवेक्स। अब इसके अलावा जितने भी टाइप देखने को मिलेंगे वो उतने सीवियर नहीं होंगे जितना कि हमारा फैल्सिफेरम था। देख लीजिए, लेस सीवियर, पहला ही पॉइंट कह रहा है कि लेस सीवियर मलेरिया है, और इट इज बेडिंग इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो टर्सियन। बेडिंग में का मतलब ये है कि उतना सीवियर नहीं है, एक सॉफ्ट फॉर्म में इसका इंफेक्शन होता है, और ये भी टर्सियन है, मतलब हर तीसरे दिन ये भी रप्चर होता हुआ चलेगा। ये इसके रीलैप होने की संभावना है क्योंकि ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सेल को अलाउ करेगा।
तो ये रीलैप हो सकता है, दोबारा आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा दूसरा टाइप अगर हम बात करें यानी कि तीसरा होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, तो ये है आपका प्लाज्मिडियम ओवाले। इसमें देखिए मोस्टली सीन इन अफ्रीका, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इनमें से कौन सा स्पीसीज के अफ्रीका वाले पार्ट में देखे जाने की ज्यादा संभावना है। और आपने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा कि अफ्रीका में, खास करके साउथ अफ्रीका में घने जंगल होने की वजह से वहां पे मॉस्किटोस का अटैक ज्यादा होता है, मलेरिया की संभावना पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो उनकी बॉडी ने धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपने आरबीसी के शेप को लगभग शिकल शेप में कन्वर्ट करना शुरू किया। यह भी आपने पढ़ा होगा, उसका लेना देना यहां पे फिलहाल नहीं है, बस टू इंक्रीज योर जनरल नॉलेज एंड ताकि आप इसको इससे अटैच कर सकें। तो ये साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में ज्यादा देने की संभावना है। इनका जो नेचर है वो एज कंपेयर टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम माइल्ड है, माइल्डर इन नेचर है। रीलैप की संभावना है, यहां पे रीलैप हो सकता है क्योंकि यहां भी एक्सोएरिथ्रोसाइटोसिस का जो स्टेज है इसमें देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं आपके प्लाज्मोडियम मलेरियाई के केस में अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये देखिए ये भी माइल्डर इन नेचर है आपका, ये भी बिगनिन इन नेचर है, मतलब सॉफ्ट होगा, ज्यादा डेंजरस नहीं है। यहां पे आप टर्शियन की जगह आप देख सकते हैं क्वार्टरन, यानी कि अब आपका 3 नहीं या एक तीसरे दिन नहीं, एक चौथे दिन के बारे में हम बात करेंगे। सो यहां पे आगे देखिए एक्सोएरिथ्रोसाइटोस जो साइटिक फ्रेज है वो यहां पे है नहीं, इसलिए इसका रीलैप नहीं होगा। यहां पे ये जो वर्ड है वो आप चौथे दिन के हिसाब से जोड़ सकते हैं, टर्सरी की जगह अभी क्वार्टरनरी के केस में आ रहा है। आगे बात करें तो देखिए इसी के आगे पॉइंट है, तो इसके कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये अगर किसी को होता है तो वो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये आपका रीलैप तो कॉज करेगा ही करेगा। फेब्राइल अटैक एट एवरी 4th डे, बिकॉज यहां पे रुकते हैं पहले, फेब्राइल अटैक एट एवरी 4th डे जो कि टर्सरी वाले चीज को क्वार्टरन को एक्सप्लेन कर रहा है। बुखार का जो सिम्टम्स है, जो रुक रुक के बुखार आने वाले सिम्टम है वो आपको हर चौथे दिन देखने को मिलेगा। बॉडी का टेम्परेचर काफी सारा हाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए बिकॉज 72 आवर्स नीडेड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ पैरासाइट इन आरबीसी। तो इस तरह के जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस हैं इनके आरबीसी में मैच्योर होने का जो टाइम लिमिट है या टाइम ड्यूरेशन है वो 72 आवर्स है। तो इसी के साथ आज हमने आपको डिस्कस किया एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मलेरिया। कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा जो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया होगा वो क्या है, इसके ट्रीटमेंट की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या है, हम कैसे इसको प्रिवेंट, कंट्रोल और ठीक कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे 2-4 पार्ट्स में। उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट करेंगे। सो आज के जो ये वीडियो है उसका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी और पद्मजा उदय कुमार है, दोनों की बुक को मिलाकर के लिया है। कुछ पॉइंट्स हमने जरूर और बुक से ऐड किए हैं। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा, मैं यहां से हट जाऊंगा। यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए आपको, यहां पे जितने पॉइंट्स में कभी भी वैल्यू दी गई है या एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो आप हमेशा नोट करते हुए चलें। जैसे इसका लाइफ साइकिल 48 आवर है, ये आपको याद रखना है। इनका जो डिस्ट्रक्शन रप्चर है वो 3rd डे में है, वो भी आपको याद रखना है। यहां पे आपके मलेरिया का लाइफ साइकिल 72 आवर्स इन आरबीसी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वार्टरनल स्पेक्ट शो करते हैं, ये भी ऐसी चीजों को याद करना है। अगर इन सबको देखा आपने तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक में ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।